और अब खबरें देवभूमि की। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व विधायक केदार सिंह के निधन के बाद उत्तराखंड में शोक की लहर है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार थे केदार सिंह फोनिया और अविभाजित उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार में पर्यटन मंत्री थे फोनिया। केदार घाटी में फोनिया जी की अच्छी पकड़ मानी जाती थी और बद्रीनाथ सीट से विधायक भी रह चुके थे केदार सिंह। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदार सिंह फोनिया को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने कहा कि उनका निधन एक बड़ी क्षति है। तो केदार सिंह फोनिया के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया। पूर्व विधायक केदार सिंह फोनिया के निधन के बाद उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है और बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार थे केदार सिंह फोनिया। अविभाजित यूपी में कल्याण सिंह सरकार में पर्यटन मंत्री थे फोनिया और केदार घाटी में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती थी। तो बद्रीनाथ सीट से विधायक भी रह चुके थे केदार सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन पे शोक संवेदना व्यक्त की, उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्होंने कहा कि ये उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है, एक बड़ा नुकसान है। तो बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार थे केदार सिंह। उन्नीस में पहली बार निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उस वक्त उन्हें कामयाबी नहीं मिली, वो चुनाव हारे थे। इसके बाद 1991 में विधानसभा चुनाव लड़कर वो जीते। और उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार में वो पर्यटन मंत्री रहे। इसके अलावा भी कई जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली। 1993 और 96 में हुए विधानसभा चुनाव भी जीते। जाना बहुत ही हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत अपूर्णीय क्षति है। उनका एक लंबा अनुभव रहा है सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र के वो जानकार थे और उत्तराखंड के हर बिंदु के मर्मज्ञ थे, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो या प्रशासन का क्षेत्र हो। आज उनका हमारे बीच से जाना उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो बीजेपी के दिग्गज नेताओं में केदार सिंह शुमार थे और 1969 में वो पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन उस वक्त वो चुनाव हार गए थे। इसके बाद 1991 में वो चुनाव जीते और इसी तरीके से अलग अलग वक्त पे अलग अलग जिम्मेदारियां उन्होंने बखूबी निभाई। भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तराखंड में एक बड़ी क्षति। और इस पे सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता देहरादून से हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। सुदीप, उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति केदार सिंह का जाना। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे केदार सिंह फोनिया जी पहाड़ की आवाज थे। 1991-1992 के समय वो उत्तर प्रदेश के शासनकाल में वो कैबिनेट मंत्री थे। उनको पहाड़ की हर दुश्वारी, हर समस्या, हर परेशानी की जानकारी थी। आज मुख्यमंत्री भी उनके आवास पर गए थे और जब सचिवालय में पत्रकारों से हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे प्रशासन का क्षेत्र हो, फोनिया जी को एक गहरा अनुभव था। बेदाग छवि के ये बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेताओं के समकक्षी थे, उनके अच्छे परिचित थे। बीते लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। आज उनका निधन हुआ है। नेहरू कॉलोनी, जो देहरादून का इलाका है, नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के फव्वारा चौक के निकट उनका आवास था, जहाँ मुख्यमंत्री गए थे और भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता वहाँ पहुँच रहे हैं। केदार सिंह फोनिया दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करते थे। कांग्रेस हो या भाजपा, सभी दलों के लोग उनका विशेष सम्मान करते थे। इसके अलावा अगर उनके राजनीतिक सफर की बात करें, चूंकि एक लंबा अनुभव रहा है और मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि उनका जो अनुभव है वो कई बार पार्टी के लिए काम आया और उनका अनुभव जो था वो कई दफा उसका फायदा भी हमने लिया। लेकिन उनके जाने के बाद ना सिर्फ बीजेपी बल्कि पूरी उत्तराखंड की अगर राजनीति को देखें तो उनके लिए एक बड़ा नुकसान है। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि वर्ष 1990 से 92 के दशक में
जब अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश था, यानी उत्तराखंड नहीं बना था, उस वक्त ही वो कैबिनेट मंत्री थे, तो उनका कितना बड़ा अनुभव होगा इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। और समय समय पर वो पहाड़ की जरूरतें, पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो, पहाड़ की दुश्वारियां मैदान में और पहाड़ में अंतर क्या है, क्या जो जनजीवन और जो सामाजिक जो संरचना है उसमें कितना अंतर है, इस पर समय समय पर वो बोलते रहे हैं, कहते रहे हैं अपनी बात को। वो कई निजी संगठनों से भी जुड़े रहे, जिसमें समय समय पर उनको बतौर मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि बुलाया जाता था और उनके ओजस्वी विचारों को सुनकर सभी प्रभावित होते थे। ठीक, सुदीप आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और उत्तराखंड के बहुप्रतीक्षित सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे का निर्माण का जो रास्ता है अब साफ होता नजर आ रहा है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक में केदारनाथ रोपवे परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके साथ ही बोर्ड ने रुद्रप्रयाग में रामबाड़ा से गुरुजटी के लिए 3.50 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग निर्माण को भी सहमति प्रदान की है और हेमकुंड साहिब रोपवे को राष्ट्रीय वन्यजीव क्षेत्र में ना बताते हुए बोर्ड ने एक तरह से इसके निर्माण का रास्ता भी साफ कर दिया है। तो प्रदेश सरकार केदारनाथ यात्रा को सुलभ व सरल बनाने के लिए उत्तराखंड के सबसे लंबे रोपवे सोनप्रयाग केदारनाथ के निर्माण की डीपीआर बना चुकी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा था कि जल्दी ही आने वाले समय में केदारनाथ और हेमकुंड साहब दोनों जगह पर लोग केबल कार से रोपवे से जा पाएंगे। और उन्होंने तब घोषणा की थी और साथ ही ये कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो उस दिशा में ये बहुत ही हमारा सार्थक पहल होगी कि जब हेमकुंड साहब रोपवे से लोग जाएंगे और केबल कार से केदारनाथ की यात्रा करेंगे। और निश्चित रूप से इन सभी योजनाओं के पूरा हो जाने पर, जब योजनाएं धरातल पर आ जाएंगी, तो आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बहुत सुविधा होगी। हमारे देश के जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है, उन्होंने उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं उनकी यात्रा सुगम और सरल तरीके से हो सके, इसके लिए पूरे प्रयास किए हैं। इसके लिए पूर्व में जो 4 धाम सड़क परियोजना है उसको प्रारंभ किया और वो उसका परिणाम आज आप देख भी रहे हैं कि जो हमारे प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु और तीर्थयात्री आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो 4 धाम सड़क परियोजना के कारण जो यातायात व्यवस्था जो सुगम हुई है, उसके कारण ही इतनी बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं। और सुदीप ज्यादा जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुधीर, केदारनाथ यात्रा सरल होगी और उसमें ये जो रोपवे है वो मील का पत्थर साबित होगा। इस रोपवे के बनने के बाद केदारनाथ की जो यात्रा है वो आसानी से हो पाएगी। जी बिल्कुल, देखिए सोनप्रयाग से ये जो बहुप्रतीक्षित जो रोपवे के निर्माण की मांग थी, जिसके लिए डीपीआर और तमाम तरीके से समय समय पर राज्य सरकार पैरवी करती थी केंद्र में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आस्था का धाम है बाबा केदार का धाम, इसकी ये मंजूरी कल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से भी आ गई है। क्योंकि जो केदारनाथ धाम है उसके आसपास रिजर्व फॉरेस्ट का भी इलाका है, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में पर्यटन को उत्तराखंड में और पंख लगेंगे। अभी तक केदारनाथ धाम की यात्रा थोड़ी कठिन है पैदल मार्ग, और समय समय पर हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन की कमी आदि से चढ़ने में लोगों को परेशानी होती है, कई दफा कुछ मौतें भी हुई। अब ये सारी परेशानियां आने वाले समय में खत्म होंगी। करीब 3 साल के समय प्रस्तावित बताया जा रहा है, परंतु जानकार ये कहते हैं कि 1.5 से 2 साल में रोपवे बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। ठीक है सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पे जानकारी लेंगे। तो इस रोपवे के बनने के बाद केदारनाथ की जो यात्रा है वो सरल होगी, आसानी से हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी विधायकों से अपने अपने क्षेत्र में 10 अहम विकास परियोजनाओं को चिन्हित करते हुए प्रस्ताव भेजने को कहा है। सरकार इन परियोजनाओं को धरातल पे उतारेगी और मुख्यमंत्री ने इसके लिए राजनीतिक पहल करते हुए सभी विधायकों को अनुरोध पत्र लिखा है। पूरे उत्तराखंड को हम सब लोगों ने संकल्प लिया है, हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल करना है। तो इसके लिए आवश्यक है कि सभी जगह का, सभी
विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए सभी जगह से इस प्रकार की योजनाएं प्राप्त हों, उनको प्राथमिकता के आधार पर हम करेंगे और जो प्लानिंग है, प्लानिंग के आधार पर जो योजनाएं पहले हो सकती हैं उनको पहले करेंगे और जिनके दीर्घकालिक जो काम हैं उनको दीर्घकालिक योजना में सम्मिलित करेंगे पूरे उत्तराखंड को। और सुदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के यहां सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सभी विधायकों को ये कहा कि आप अपने प्रस्ताव दीजिए। जी देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ी पहल है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। प्रदेश के सभी 70 विधायकों को जो पत्र लिखा था मुख्यमंत्री ने, वो मिल भी गया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि अपनी विधानसभा की 10 प्राथमिक योजनाओं की जानकारी वो सरकार को दें, ताकि उन योजनाओं की जानकारी जो विधायक देंगे उसके आधार पर राज्य सरकार अगली योजनाओं से पूर्व विधायकों के क्षेत्र में होने वाले निर्माण कार्यों की शासन स्तर पर तैयारी पूरी कर ली जाए। मसलन योजना में कितना खर्च आएगा, कितने समय में बनकर तैयार होगी, कितने लोग लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि उन योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इन 10 योजनाओं में जो जल्दी तैयार होगी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों योजनाओं पर राज्य सरकार काम करना चाहती है, लिहाजा 10-10 प्रस्ताव प्रत्येक विधायक से मांगे गए हैं। क्योंकि अमूमन सुदीप ये देखा जाता है कि मुख्यमंत्री जिस भी पार्टी का हो अपने ही विधायकों को इस तरह के काम देते हैं, लेकिन उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी लकीर को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अन्य दलों के जो विधायक हैं उनसे भी यही कह रहे हैं, यानी बराबरी सबके लिए। मंशा यही है कि पूरे प्रदेश का विकास हो। जी बिल्कुल, पत्र का आशय भी यही है और मुख्यमंत्री और सरकार की मंशा भी यही है कि प्रत्येक क्षेत्र के विधायक को उसको क्षेत्र में विकास कार्य, निर्माण कार्य, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं या अन्य सुविधाओं की जो भी आवश्यकता है उसका वो प्रस्ताव सरकार को भेजे। फिर सरकार इसका परीक्षण कराएगी कि ये योजना कितने समय में पूरी होगी, इसका खर्च कितना है, इससे क्या लाभ होगा और इसमें जो खर्च आएगा क्या वो केंद्र सरकार से भी वहन किया जा सकता है, राज्य सरकार को व्यवस्था करनी होगी। क्योंकि सरकार हवा में घोषणा नहीं करना चाहती। प्रस्ताव जो आएंगे उनका टेक्निकल और जो दूसरी आर्थिक रूप से उसका परीक्षण करा के फिर योजनाओं पर सरकार आगे बढ़ेगी। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी विधायकों के क्षेत्र में काम हो, ये उनकी कोशिश है। ठीक, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विधायकों को ये पत्र लिखा है और 10-10 प्रस्ताव अपने विधानसभा क्षेत्र के मांगे हैं। आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के कुंडा में उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थानीय पुलिस को बिना बताए दबिश पर कई सवाल उठ रहे हैं और इस मामले को लेकर उत्तराखंड एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कई बातें भी की हैं और आगे आके सफाई भी दी है। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी के अनुसार राज्य पुलिस भारत में किसी भी जगह आरोपी की तलाश में बिना किसी वारंट के दबिश दे सकती है। हालांकि स्थानीय और पीड़ित परिवार के आक्रोश को देखते हुए इस मामले में उत्तर प्रदेश के कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ कुंडा थाने में हत्या का मुकदमा भी दर्ज कर जांच की जा रही। लेकिन इस कार्रवाई पे तमाम सवाल दोनों ही राज्यों की पुलिस अधिकारियों को लेकर उठ रहे हैं। इनमें से एक सवाल यह भी उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना दबिश के लिए कैसे पहुंच गई, वहीं पुलिस की कार्रवाई में फायरिंग की नौबत क्यों आई। और इस मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कानून के दायरे में न्याय संगत तरीके से ही काम होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ये निर्देश अफसरों को दिए गए हैं। में चूंकि दोनों राज्यों का मामला है, हमने कहा है कि विधि सम्मत जो भी कानून का काम है, कानून अपना काम करेगा। उसमें हमारी तरफ से पूरी तरह से यही कहा गया है कि निष्पक्ष उत्तराखंड सरकार निष्पक्ष तरीके से उसको कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी और जो विधि सम्मत है, कानून सम्मत है, वो सब उसमें। खबर देहरादून से है, जहां धामी सरकार में दायित्व की शुरुआत हो चुकी है और जिला योजना समितियों में 37 पार्टी वर्कर्स को दायित्व मिला है। जिला योजना समिति में बतौर सदस्य पार्टी वर्कर्स को जिम्मेदारी दी गई है और सदस्यों की जिला योजना के आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जिला योजना समिति में बतौर सदस्य जिम्मेदारियां दी गई हैं और सदस्यों की जिला योजना के आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो धामी सरकार में दायित्वों की शुरुआत हो चुकी है और धामी सरकार इसकी शुरुआत कर चुकी है। जिला योजना समितियों में 37 पार्टी वर्कर्स को दायित्व मिला है और जिला योजना समिति में बतौर सदस्य पार्टी वर्कर्स को जिम्मेदारी दी गई है।
सदस्यों की जिला योजना के आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और उत्तराखंड में गुरुवार को करवा चौथ का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला और पति की लंबी उम्र लेकर महिलाएं व्रत रखती हैं। शाम को चांद निकलने के बाद ही व्रत को खोला जाता है। और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी ने भी छलनी से मुख्यमंत्री धामी का चेहरा देख के अपना व्रत खोला। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया में लिखा कि प्रदेश में अनेक माताओं और बहनों ने अपने पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखा। उन्हें शुभकामनाएं उन्होंने दी और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो ऐसी प्रार्थना भी की। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष गणेश सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया है। और न्यूज वन इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने उनसे बात की और उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकताएं जो हैं वो साफ हैं कि यूके एसएससी के प्रति युवाओं का विश्वास फिर से लौटाना है। और ऐसे में उनकी प्राथमिकता होगी कि युवाओं में फिर से विश्वास जगाया जाए ताकि उन्हें लगे कि इस आयोग से उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी प्राप्त होगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूकेएसएससी को नए चेयरमैन मिल गए हैं। गणेश शंकर मारतोलिया रिटायर्ड आईपीएस हैं, आईजी स्तर का उन्होंने ड्यूटी की है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कई महत्वपूर्ण स्थानों पर महत्वपूर्ण पदों पर वो रहे, उनसे बातचीत करते हैं। सर, एक ये बड़ी जिम्मेदारी है यूकेएसएससी को। आज जो कोई देखता है या यूकेएसएससी की बात करता है तो इसको करप्शन की दूसरी संस्था के रूप में देखता है, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ परिस्थितियां पैदा हुई जिससे मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि SSC के ऊपर एक इस तरह के दाग लगे और जिससे लोगों का विश्वास ऑलमोस्ट करीब करीब ख़त्म सा ही हो गया। उसके कारण भी हैं जो लगातार न्यूज़पेपरों में, अखबार के मीडिया से मिल रहा है। अब हमारी कोशिश है कि उनको दोबारा रिस्टोर करें, उस विश्वास की जो स्थितियां थीं उसको ख़त्म करें और SSC फिर अपने पूरे ईमानदारी से, पूरी पारदर्शिता से अपना काम करें। और हमारे जो यूथ हैं, जो हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है, इनको दोबारा भरोसा हम पर हो, ये हमारी कोशिश होगी। चुनौती बड़ी है लेकिन प्रयास करेंगे, प्रयास करने में कोई चीज़ असंभव नहीं है। सर, आपकी परीक्षाएं लोक सेवा आयोग को चली गई। लोक सेवा आयोग पे अपनी परीक्षाओं का बर्डन बहुत ज़्यादा है। इस बीच आपके पास जो कल ही चूंकि आपने चार्ज भी संभाला है, तो क्या जो ये समय है, शुरुआती प्राथमिकता आपकी क्या है? एक्सपर्ट से बातचीत करना, युवाओं से बातचीत करना, कैसे ये ट्रैक पर आए, कैसे लीकेज खत्म हो और कैसे फुल प्रूफ सिस्टम बने, ये कैसे सुनिश्चित करना, इसको सुनिश्चित करना कितना आसान आपको या कठिन लगता है? देखिए, जो यूपी, जो हमारा उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिनको एग्ज़ाम दिया, बिल्कुल सही है वो। इस बीच UKSSC किसी एग्ज़ाम करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो एग्ज़ाम हो गए उसके परिणाम नहीं निकाल पा रहे हैं अभी। उस पर भी हमें कम से कम उसको ठीक से स्टडी करना है कि क्या उसके बारे में निर्णय लिया जाए और भविष्य में ये स्थितियाँ न हों, इसीलिए मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा हम लोगों को। हम चाहे IIT वालों से बात करें, उनके एक्सपर्ट से बात करें, नीट के बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं, JEE के एग्ज़ाम का एग्ज़ाम होते हैं जिनमें काफ़ी संख्या में, लाखों संख्या में लोग बैठते हैं, उनका भी कोई सिस्टम होगा। तो हम एक कोशिश करेंगे कि एक्सपर्ट के माध्यम से एक मैकेनिज़्म ऐसा बने जिससे ये लीकेज ना हो, पेपर आउट ना हो, इस तरह की बदमाशी ना हो, लोग नकल करके लोगों को अपने पास करा दें, ये ना हो। इसके लिए हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग बहुत जल्दी इस पर मैं काम करूँगा और हमारी कोशिश होगी जो अभी जो एग्ज़ाम पब्लिक सर्विस कमीशन करा रहे हैं उसके बाद जो भी एग्ज़ाम हो वो दोबारा UKSSC करे, ये हमारी ये कोशिश होनी चाहिए। और इसी तरह से वो तभी होगा जब हमारी पारदर्शिता से काम हो, हम पर विश्वास हो लोगों को, तब होगा। और उसको कायम करने के लिए हमें हर चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल मानते हैं हम चुनौती है और उसके लिए हम लोग मैकेनिज़्म ज़रूर बनाएंगे और कोशिश करेंगे किसी भी तरह से जिन्होंने जितनी मेहनत की है उसके हिसाब से उस युवा को परिणाम उसका मिले, कोई शॉर्टकट किसी तरीके से ना आए, उसकी हमारी कोशिश होगी। सर, कई युवा ये भी मांग कर रहे हैं, कुछ युवा बाहर भी ये भी मौजूद हैं कि कई परीक्षाएं UKSSC की ऐसी भी हुई जो निर्विवाद हैं पर उनका परिणाम नहीं जारी हो पा रहा है और उनका जो समय है वो व्यतीत हो रहा है, ओवर एज भी हो रहे हैं और घर पर उनके यहाँ आर्थिक संसाधन कम है, वही कमाने वाले हैं। तो ऐसी परीक्षाओं को लेकर भी क्या आपको निर्णय लेने जा रहे हैं? नहीं, वो जो मैंने अभी कहा इसी बीच में ना कि कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनके एग्ज़ाम हो गए, उनका परिणाम निकल नहीं पा रहा है अभी, उसके बारे में भी हम लोग बहुत जल्दी तय करेंगे। इसमें बात करेंगे लोगों से, हम लोग कुछ कानूनी एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं
और क्योंकि एजेंसी वही थी जिन्होंने जिन एजेंसीज के द्वारा ये हमारे कई भर्तियों की इंक्वायरी हो रही है, तो उसके बारे में देखिए निर्णय लेने से पहले हमें सब पहलुओं को देखना होगा। कल फिर ना हो कि साहब भर्ती का रिजल्ट निकले फिर उसमें कोई कोर्ट चला जाए या फिर इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हों, 4 मुकदमे और कायम हों। उससे बेहतर होगा कि हम उसको बिल्कुल कानूनी तौर पर ठीक तरीके से उसको स्टडी करके उसको रिजल्ट निकालने, परिणाम निकालने पर विचार करें। तो आप थे यूकेएसएससी के नए चेयरमैन जीएस मर्तोलिया, जिन्होंने कहा जो ऐसी परीक्षाएं जो संपन्न तो हो चुकी हैं लेकिन परिणाम नहीं आया, इन मामले में विधिक राय ली जाएगी और यूकेएसएससी का सिस्टम फूल प्रूफ बने, यहां अब कोई शिकायत गड़बड़ ना। कालाडूंगी नगर पंचायत कार्यालय के निकट महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा प्रदर्शनी लगा के स्थानीय उत्पाद के स्टॉल लगाए गए। प्रदर्शनी का शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष पुष्कर कतियूरा ने किया और ये प्रदर्शनी दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और नगर पंचायत के सौजन्य से लगाई गई। तमाम क्षेत्रीय लोगों ने इन उत्पादों की खरीदारी कर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद की। सहायता समूह द्वारा पहली बार कालाडूंगी में स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें कि जितने भी सहायता समूह हैं बहुत उत्कृष्ट कार्य इन लोगों ने किया हुआ है और अपने हाथों से सब चीज़ को निर्मित किया हुआ है और बहुत दाम भी इनके बहुत अच्छे रखे हुए हैं और इसमें जैविक भी इन्होंने रखा हुआ है। सब्जियां भी अपने आप खुद उगा करके इन्होंने सरकारी भूमि पॉलिटेक्निक की जो खाली पड़ी हुई थी उसमें हमारे जो परियोजना अधिकारी महोदय पंजी हो गए, हमारी ईओ मैडम हो गई और हमारे जितनी सहायता समूह की महिलाएं हैं, सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास करते हुए उस बंजर ज़मीन को भी उसमें भी उपजाऊ खेती करी है, जिसमें हाइस्ट मान के चलिए 14 किलो तो जखिया उसमें उत्पादन हुआ है। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है और समय समय पर जो भी जरूरत इनको पड़ेगी नगर पंचायत को हर संभव मदद करेगा सहायता समूह द्वारा। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड को करीब 1 महीने का समय होने जा रहा है और पुलिस की पूरी कोशिश है कि इस हत्याकांड से जुड़े आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। हत्याकांड से जुड़े मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने 22 सितंबर को गिरफ्तार किया था, जिनके खिलाफ अगले 10 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। इस केस से जुड़े जिन सैंपल को जांच के लिए चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब भेजा गया था, उनमें से 4 की रिपोर्ट कोर्ट में जमा की जा चुकी है, जिन्हें कोर्ट की परमिशन मिलने के बाद पुलिस को सौंपा जाएगा। इसके अलावा अंकिता की विसरा रिपोर्ट का इंतजार पुलिस कर रही है, जो जल्द ही कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। सीएफएसएल हरियाणा चंडीगढ़ से कुछ रिपोर्ट आई है, वो कोर्ट के सामने खुला जाए, कोर्ट के सामने जाएगी फिर आएगा। एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है तो उसे देखेंगे तब पता होगा, हमारे कोर्ट के परमिशन से खुलता है। अभी तक की सर हम अगर वो इन्वेस्टिगेशन जो चल रही थी उसको कहाँ किस तक पहुंची है उसका कुछ जो मैं जैसे पहले भी बताया था, जो हमारा मोटिव है वो एस्टेब्लिश हो रहा है और मोडस जैसा घटना हुआ है वो भी हमने कर दिए हैं, तो चार्जशीट की तरफ जाएगी। सर एफएसएल की रिपोर्ट का क्या स्टेटस है? एफएसएल रिपोर्ट 1-2 अभी कोर्ट में आई है और हमारी जो फाइनल स्टेजेस पे है, अभी जो भी अपने पास सामने आए वो सारा का पूरा एनालाइज करके फाइनल स्टेजेस में है। मे बी विद इन वीक और 10 डेज चार्जशीट की तरफ अग्रसर होंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के।